आज 3 दिसंबर है, वो तारीख जब आज से ही 50 साल पहले भारतीय एयरफील्ड्स पर पाकिस्तान के आक्रमण के जवाब में भारत ने ऐसा पलटवार किया था कि दुनिया का भूगोल बदल दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज उसी युद्ध पर बात करने के लिए, इस स्वर्णिम विजय वर्ष का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ भारतीय सेनाध्यक्ष जो हैं जनरल MM नरवणे हमारे साथ हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं हम आज कि उन्हीं की जुबान से सुनेंगे 50 साल पहले की वो कहानी और आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं उससे, क्योंकि एक एक चीज एक मिसाल है। ये एक इत्तेफाक भी है कि 2019 में वो विजय दिवस ही था, यानी 16 दिसंबर की तारीख थी जब ये ऐलान हुआ था कि जनरल MM नरवणे भारत के नए सेनाध्यक्ष होंगे। और उसी इत्तेफाक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 3 दिसंबर के दिन उस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए, उन सालों को याद करने के लिए मैं जनरल नरवणे से कहूंगी कि अपनी बातें उस पर साझा करें हमारे साथ। Mrs. Kalipuri, Vice Chairperson of the India Today Group, Mr. Supriya Prasad, Director, आज तक, देवी और सज्जनों, नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और अब सबके समक्ष कुछ आपसे बात करने का ये मुझे मौका दिया है। मुझे ये कहा गया था कि मैं कुछ 71 के युद्ध के मेरे अनुभव बांटूं, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था, तो मेरे कुछ युद्ध के अनुभव तो है नहीं, और वैसे भी मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। लेकिन उस ज़माने, उस वक्त 1971 के कुछ यादें ज़रूर हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 11 साल का था और उस वक्त मेरे पिताजी इधर ही दिल्ली में तैनात थे, एयर हेडक्वार्टर में। हम वसंत विहार में रहते थे और वहाँ हमें भी बताया गया था कि हम युद्ध की तैयारी करें, और उसके लिए जो घर में खिड़कियाँ थी उसके ऊपर हमने काले कागज़ लगवाए थे, और जब प्रैक्टिस एयर रेड सायरन बजता था तब हम भी जो कार्रवाई करनी होती थी वो करते थे। और मुझे ये भी याद है कि एक नेबरहुड वॉच स्कीम होता था जो जाकर चक्कर लगाता था देखने के लिए कि सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। तो हालांकि हम छोटे बच्चे ही थे, हम भी उसमें लग जाते थे, हाथ में डंडा लेके गेट पे टंग टंग करते हुए, और हमें भी लगता था कि हम भी इस युद्ध का हिस्सा है। तो ये यादें ज़रूर हैं। लेकिन उस वक्त, इतने साल पहले, 50 साल पहले, ना मुझे कभी लगा था कि मैं फ़ौज में आऊँगा, फ़ौज में भर्ती होऊंगा, ना कभी लगा था, या सपने में भी नहीं था कि कभी मैं सेना अध्यक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा होकर ऐसे बातचीत कर रहा हूँगा। लेकिन उसके सिर्फ 9 साल बाद 1980 में मैं कमीशन्ड ऑफिसर था, 2nd लेफ्टिनेंट, और मैं अपने यूनिट में गया, और हर यूनिट में एक डाइजेस्ट ऑफ सर्विस होता है, एक डायरी जिसमें हर चीज़ की टिप्पणी की जाती है। कौन आया, कौन गया, क्या ट्रेनिंग की कार्रवाई की, कौन से मूवमेंट्स हुए। और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी यंग ऑफिसर जो हैं वो इस डाइजेस्ट को ज़रूर पढ़ें ताकि उनको अपने यूनिट के इतिहास के बारे में पता हो। तो मैंने भी वो डाइजेस्ट ऑफ सर्विस पढ़ा, और उसमें 71 की लड़ाई के बारे में कई सारे पन्ने थे, और जब वो हम पढ़ रहे थे तब ज़रूर एक बात बहुत साफ उभर आई कि एंड मार्च अप्रैल से ही सबको पता था कि युद्ध जो है वो छिड़ने वाली है। जितने भी कमांडर यूनिट में आया करते थे, उनके बातचीत से, जो तैयारी की हरकत कार्रवाई हो रही थी,
जो ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, वो सारे लिखे हुए हैं उसमें, डाइजेस्ट में। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सितंबर अक्टूबर आता गया, उन पन्नों से ही लग रहा था कि हाँ, कुछ होने वाला है। और उसमें सभी लोगों के नाम भी थे, ऑफिसर्स के, जेसीओज के, जवानों के, जो उस लड़ाई में शामिल थे, उसका हिस्सा थे। और वही साथ में हमारे यूनिट में थे, सीनियर्स थे कुछ। तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि एक लिविंग हिस्ट्री है। और इस तरीके से हमें वो पढ़ के भी महसूस हुआ, और एक तरफ से लगा कि हम भी उस लड़ाई का हिस्सा एक तरफ से है। लेकिन ये जो जीत थी 1971 की, ये सिर्फ आर्मी की जीत नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं ने मिलजुल कर ये जीत हासिल की है। लैंड, सी एंड एयर, तीनों क्षेत्रों में सभी ने बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम दिखाया, कार्रवाई की। और क्योंकि हम एक साथ थे, हमारे सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस थे, इसलिए इससे शानदार जीत हमें मिली। और आगे जाकर भी जो भी, अगर कभी भविष्य में युद्ध कभी होता है, तो ज़रूर तीनों सेनाएं एक बार दोबारा एक साथ मिलकर इसी तरीके की कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन 1971 को अभी 50 साल हो गए, और 50 साल में बहुत सारे तब्दीलियां हुए हैं। उस वक्त का युद्ध और अब का युद्ध एक जैसे नहीं है। हम सारे क्रिकेट पसंद करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अभी वो टेस्ट मैच नहीं रहा, अभी T20 हो गया। जैसे कि मैं कह रहा था कि अप्रैल मई से ही पता लग रहा था कि लड़ाई होने वाली है। इतना वार्निंग मिला 8-9 महीने का तैयारी करने के लिए। शायद ही हमें आज के ज़माने में इस किस्म का वार्निंग मिले, और इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा और तैयार रहना होगा कि जल्दी से जल्दी हम युद्ध के मैदान में उतरें और उसी तरीके से जीत हासिल करें। और इसको करने के लिए जैसे अलग अलग फॉर्मेट है, और अलग फॉर्मेट में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसी तरह हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे जो टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है, प्रोसीजर्स है, हमें भी इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। उसी तरह पिछले 50 साल में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ गई है, और ना ही सिर्फ बढ़ी है, लेकिन बड़े पैमाने में वो फौज में भी आ गई है। और हमें इसको भी स्वीकारना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम और कारगर बने। अगर आप देख सकते हैं, मैं भी अपने नोट्स जो है अभी मोबाइल पर पढ़ रहा हूँ। 1 साल पहले शायद मेरे पास भी 4-5 कागज़ होते। तो हम भी एक मैन पावर इंटेंसिव से एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आर्मी बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह पर है, अभी हर कोने कोने में, और हमें भी इसको स्वीकारना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं स्वीकारेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। अगर हम 71 की बात करें तो एक और बात जो है वो साफ सामने आती है, और वो है अपने देशवासियों का जज्बा। मुझे जो उस वक्त याद है, पेपर पढ़ के, उस वक्त ना टीवी थे ना मोबाइल थे, और आज तक चैनल भी नहीं था, तो पेपर ही पढ़ना था। और मैगज़ीन जो थे उसमें ज़रूर तस्वीरें थे, जब हमारे जवान स्पेशल ट्रेन से या अलग अलग कॉन्वॉय से युद्ध विराम के बाद वापस आ रहे थे, तो जहाँ वो रुके, चाहे वो सड़क के किनारे पर हो या रेलवे स्टेशन पर हो, सारे देशवासी
आगे आके उनको उन्होंने खाना खिलाया है, पानी दिया है। अगर कहीं हॉल्ट ज़्यादा वक्त का था तो अपने गांव से खटिया लाकर भी वहाँ रखे हैं ताकि हम, और बहुत खातिरदारी की। तो वो तस्वीरें मैंने ज़रूर देखे थे, और वही जज्बा जो है मुझे फिर देखने को मिला जब कारगिल का युद्ध हुआ। उस वक्त भी अपने जितने भी देशवासी थे वो स्पॉन्टेनियसली आकर उन्होंने हमारी मदद की है। और ये जो अपने सेना के प्रति हमारे देशवासियों का प्रेम है, आदर है, इसी से हम और ताकतवर बनते हैं, इसी से हमारा मनोबल ऊंचा होता है। और इसी से जो हम जब सरहद के ऊपर हम अपनी ड्यूटी तैनात होकर ड्यूटी दे रही होती है, तो इसी ये जो प्रेम और रिस्पेक्ट है फौज के प्रति, इसी के आधार पर हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि भविष्य में भी हमें हमेशा अपने देशवासियों का साथ मिलेगा। और जब हम पूरे एक साथ होंगे तो एक हमारा देश जो है, जो भी चुनौती हमारे सामने आए उसका हम मुकाबला कर पाएंगे और उसमें हम जीतेंगे भी। 71 का जो युद्ध है वो एक और चीज़ के लिए हमें याद रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि इस युद्ध के बाद एक नया देश बना, बांग्लादेश। उस वक्त भी हमने एक 2 फ्रंट वॉर लड़ी थी, लेकिन एक नया देश बना। और इस देश के साथ हमारे आज बहुत अच्छे संबंध हैं हर लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री लेवल पर हो, तीनों लेवल पर बहुत अच्छे संबंध हैं। खास कर मिलिट्री लेवल पर हमारे कई एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, विजिट्स, ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस। इसी साल अप्रैल में मैं भी बांग्लादेश गया था एक यूएन पीस कीपिंग एक जॉइंट एक्सरसाइज को देखने के लिए। और ये एक मिसाल है कि कैसे दो देश अगर 3M का पालन करें, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर 3M का पालन करें तो कैसे दो देश मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर साथ साथ तरक्की कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी 71 की लड़ाई के बारे में। एक बार फिर मैं इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद। सर, आपने बहुत अच्छे से कहा कि टेस्ट मैच और T20 का उदाहरण दिया, लेकिन 13 दिन में युद्ध खत्म हो जाना भी तो 2020 ही है सर। हाँ, लेकिन उस वक्त वो 1 डे इंटरनेशनल था, 50 ओवर मैच। पर इसके लिए तैयारियां बहुत हुई होंगी। आपने कहा कि आप 11 साल के थे, 80 में आप कमीशन हो गए थे, लेकिन ऐसे जनरल्स थे, मतलब उस जो इतना इंस्पायर कर देते हैं, चाहे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को लें, हम जनरल जेकब देखें, जनरल अरोड़ा देखें, जनरल सगत सिंह देखें, आप इनके नेतृत्व से कितना इंस्पायर हो रहे थे? जैसे मैंने कहा कि जब हम वो इतिहास पढ़ते हैं, और ना सिर्फ यूनिट के डाइजेस्ट और सर्विस, लेकिन जो ये मिलिट्री कैंपेन है वो 65 वॉर, 71 वॉर, वो सारे हमारे सिलेबस का भी हिस्सा हैं। चाहे हम NDA में हो, चाहे हमारे अलग अलग प्रमोशन एग्ज़ाम है, तो हर वक्त हमें ये कैंपेन बार बार भी पढ़ते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अलग अलग कमांडर्स के, वो भी साफ नज़र आते हैं, और उनसे भी हम प्रेरित होते हैं, उनसे भी हम कुछ सबक सीखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो जो सबक हैं हम भी अपने ज़िंदगी में अमल करें। क्योंकि हम जितनी भी बैटल्स को के बारे में पढ़ते हैं, और हम आज तक पर वंदे मातरम के ज़रिए वो बैटल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें देखते हैं कि अगर ऑफिसर्स जो हैं वो एक तो हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑफिसर्स का जो सर्वोच्च बलिदान वो दे रहे हैं अपने। हम सामने पाकिस्तान की जब कैजुअलिटी देखते हैं तो वो जवान्स की ज़्यादा है, हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर चल रहे हैं। ये एथिक्स जो भारतीय सेना के हैं,
ये जो परंपरा, ये जो संस्कार आगे बढ़ता है, ये निरंतर है 50 साल बीतने पर भी। आई होप सो। सर, मानवता के लिए एक सेना का दूसरे देश में ह्यूमैनिटेरियन रीजन से जाना, हम सब ने देखा है सर्वशक्तिशाली सेनाएं कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद 20 साल वहाँ रहने के बाद आप हार कर लौटते हैं। यहाँ 13 दिन हम वहाँ पर बिताए। वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स उनकी कर्ब हो रही थी, जिस तरीके से उनका मैसेकर्स हो रहा था, उस सब को भारतीय सेना ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ही रिजॉल्व किया। उन सब के साथ खड़े रहे। जनता वहाँ पर वैसे ही साथ भी देती थी भारतीय सेना। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमने ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक नया देश भी उस वक्त बना। और अगर हम बांग्लादेश में गए तो हम इसीलिए गए कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, जेनोसाइड हो रहा था। तो हम ऐसे एक स्पेक्टेटर के तौर पर ऐसे नहीं बैठ सकते थे हाथ पे हाथ रख के, इसलिए हमें जाना पड़ा। और क्योंकि हम उनकी मदद के लिए जा रहे थे, इसीलिए चाहे वो मुक्ति बाहिनी हो, चाहे वो बाकी जो पॉपुलेशन था बांग्लादेश का, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद उनके मदद बहुत ज़रूरी थी, और उनके मदद के बिना हम इतनी जीत नहीं हासिल कर पाते। तो जो मुक्ति योद्धा है, मुक्ति बाहिनी के जो सदस्य थे, उनका भी उतना ही योगदान है इस जीत में जितना कि इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का है। उस एडवांसमेंट और उस आधुनिकता की बात भी आपने, उसका भी जिक्र किया, लेकिन आज हम थिएटर कमांड्स को और सारी सेनाओं को एक साथ की बात करते हैं, लेकिन उस समय तो ठीक है तैयारियां मार्च से थीं, लेकिन उसके बावजूद जो नेवी का ऑपरेशंस, अगर हम कराची को किस तरीके से धू धू कर जलता हुआ उसने छोड़ा, या फिर जो ईस्टर्न मोर्चे पर भी उनकी कार्रवाई हो रही थी, एयरफोर्स ने जिस तरीके से साथ दिया, ये एक संयुक्त प्रयास भारतीय सेनाओं का। संयुक्त प्रयास तो था ही। और मैंने यही कहा कि एक जीत जो है सिर्फ आर्मी की नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की जीत थी। और हम तीनों ने इकट्ठा होकर काम किया। तीनों में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे, किसने कब क्या करना है। और यही जो है आगे जाकर भी यही तरीका जो है अपनाया जाएगा। स्वर्णिम विजय वर्ष में एक विजय की मशाल ने भी यात्रा अपनी की। बहुत तमाम तरह की कोशिशें भारतीय सेना की तरफ से की गई ताकि लोगों की भी उस खुशी को जोड़ा जा सके इसमें। आपके लिए निजी तौर पर 1971 का वो युद्ध क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से क्या निकली थी? इससे पहले कि उसका जवाब दूं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया कि ये पूरा वर्ष जो है हम स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और पिछले साल 16 दिसंबर को 4 विजय मशाल हमने नेशनल वॉर मेमोरियल से रवाना की थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में। और ये मशालें जो है पूरे भारत में हर स्टेट, राज्य, प्रांत में जाके अभी 16 दिसंबर इस साल वो वापस नेशनल वॉर मेमोरियल में आएंगे। और ये सिर्फ एक कार्यक्रम है इस स्वर्णिम विजय वर्ष का, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं देश भर में। और 11 से 16 दिसंबर तक एक विजय पर्व भी होगा राजपथ पर। इसमें भी अन्य अन्य कार्यक्रम है, साउंड एंड लाइट शो है, फ्लाई पास्ट है, और ये मशालें वापस आएंगी, उसका दोबारा इकट्ठा मिलना। और तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि इस जो विजय पर्व है इसमें ज़रूर हिस्सा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आए, जो दिल्ली में है और दिल्ली के आसपास हैं। और जो नहीं आ सकते वो इसको ज़रूर, सभी चैनल्स पर होगा, उस पर देखें। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम जिन जवानों ने ये बलिदान दिया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का। दुनिया भर में अलग अलग पैमाने होते हैं सेनाओं को आंकने के, अधिकतर हथियार का, फायर पावर का होता है, लेकिन अगर भारतीय सेना के जो हर एक सैनिक से आप पूछेंगे तो जोश, जज्बे, जुनून की बात ज़रूर करेगा। अगर आप उसके हिसाब से आंके तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना और उसके सेनाध्यक्ष को धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।